प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 6 कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता ऊषा से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कविता ऊषा शीर्षक से पढ़ी हुई कविता का भावार्थ ग्रहण किया है, अर्थ ग्रहण किया है और आज हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। ऐसे कौन कौन से उपमानों को कवि ने चित्रित किया है, रेखांकित किया है, जिनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि यह ग्रामीण परिवेश की भोर का जीवंत चित्रण है, गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इस प्रकार का उत्तर हम लिखेंगे। ऊषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। कविता में प्रयुक्त उपमानों को देखकर ये बात सुनिश्चित ढंग से हम कह सकते हैं। भोर के नीले आकाश के लिए राख से लीपा हुआ गीला चौका प्रयोग किया गया है। केसर से धुली हुई काला सिलबट्टा जिस पर केसर को पीसा गया है और केसर को पीसने के बाद में उस सिलबट्टे को धो लिया गया है। काला सिलबट्टा केसर को पीसकर धोने के बाद जिस रंग का होता है, काले पर केसरिया रंग जिस प्रकार से प्रतीत होता है, उस उपमान को भी कवि ने यहाँ हमें दिखाया है। तथा लाल खड़िया चौक, मली हुई स्लेट आदि उपमान इसमें प्रयुक्त हुए हैं। राख से लीपा चौका रसोई घर और काले रंग की सिल मसाला पीसने का जो पत्थर है वो ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण जनजीवन में हमें देखने को मिलता है। ग्रामीण जीवन से लिए गए उपमान हैं। ग्रामीण जीवन में इन सब चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। चौके का लीपा जाना, सिलबट्टे पर मसाले का पीसा जाना और बच्चे द्वारा स्लेट पर लिखा जाना, इस प्रकार का क्रम है जो ग्राम जीवन से संबंधित भोर का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इस प्रश्न में नई कविता में कोष्टक, जैसे ये इसमें कोष्टक में कुछ लिखा हुआ है, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को एक अर्थ प्रदान करता है। हम देख रहे हैं भोर का नभ 3 शब्दों के पश्चात नीचे वाली पंक्ति में राख से लीपा हुआ चौका लिखा हुआ है और उसके बाद कवि ने यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द लिख दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इनका भी एक अर्थ होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, इस बात को समझाइए। नई कविता में नए नए प्रयोगों का विशेष महत्व होता है। इसके लिए कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच के स्थान को भी विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस अंश में कोष्टक में अभी गीला पड़ा है, जो लिखा हुआ है अभी गीला पड़ा है, लिखकर कवि ने अपने उपमान को पूर्णता प्रदान की है। इस कथन से नीले आसमान को, यानी जो नीला आसमान है, ये नमी से भरा हुआ है और इसमें ताजगी भी मौजूद है। नमी से भरे हुए आसमान में ताजगी का मौजूद होना, नमी और ताजगी की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। लीपा हुआ चौका कथन से ताजगी तो व्यक्त हो ही रही है, परंतु कोष्टक में लिखे गए वाक्य से उसकी नमी का बोध हुआ है। ऐसा लग रहा है जो कोष्टक में लिखे हुए शब्द है कि अभी गीला पड़ा है, यानी अभी भी ताजगी से भरा हुआ ये जो आसमान है इसमें नमी उपलब्ध है, नमी मौजूद है। अगला प्रश्न है, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सूर्योदय होते हुए देखते हैं, आप सूर्यास्त होते हुए देखते हैं। इन दृश्यों को आप अपने शब्दों में अवश्य प्रकट करने का प्रयास करें। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूर्योदय का लाल मिट्टी का घड़ा कूप के नीलाभ जल से, लाल मिट्टी का घड़ा कूप के नीलाभ जल से बाहर आ गया है। सूर्योदय हो रहा है, बाहर आ गया है, उसे सिर पर उठाए लाल चूनर धारी अब दिखाई नहीं दे रही है। उषा काल होने पर आकाश में लाल लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य ऐसे लगता है मानो लाल भूरा मिट्टी का घड़ा काले नीले आकाश रूपी तालाब से बाहर आ रहा है। उसे लाल चूनर पहने हुए प्रकृति रूपी नारी अपने सिर पर उठा रही है।
परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है अब वह धीरे धीरे सूर्य के इन प्रकाशों में अदृश्य हो गई है। और दूसरा है सूर्यास्त का चित्र। बड़ी लाल गेंद हरियाले ढालू मैदान से नीचे लुढ़क रही है। वह किसी झाड़ी में छिप गई है, बच्चे उसे ढूंढ रहे हैं, पर क्या वह मिलेगी अब? इस प्रकार से सूर्यास्त का दृश्य हम खींच रहे हैं। संध्या काल होने पर सूर्य श्वेत, पीत और लाल, संध्या काल होने पर सूर्य का श्वेत सा, पीत सा और लाल सा आभा अपनाकर सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल को जाता है। ऐसा लगता है कि दिन भर चलने से, दिन भर परिश्रम करने से सूर्य थक गया है और अपनी थकान मिटाने के लिए थका हुआ सूर्य विश्राम करने के लिए पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अपनी थकान मिटाने के लिए पश्चिम दिशा की तरफ सूर्य बढ़ रहा है, अथवा सूर्य अपनी सहचरी छाया के साथ संध्या रूपी नायिका से मिलने के लिए जा रहा है और इस प्रकार से सूर्यास्त हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में कक्षा 12 आरोह पाठ्य पुस्तक का भाग 2 के अध्याय 6 में वर्णित कविता उषा से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार।